फिल्म की कहानी शुरू होती है एंटार्क्टिका से, जहां हमारी मुलाकात होती है जैक से। जो एक वैज्ञानिक है। जैक अपने दो साथी फ्रैंक और जैक्सन के साथ एक मिशन पर है, जहां अचानक से महाद्वीप की बर्फ में बहुत ही बड़ी तिराड़ पड़ जाती है, जिसमें जैक तिराड़ों से बने गड्ढे में गिरते हुए बाल बाल बच जाता है। उसके बाद जैक एक रिसर्च करके पता लगाता है कि 10,000 साल पहले एक ग्लोबल वार्मिंग ने पृथ्वी की जलवायु को हिम युग में बदल दिया था। अगर लोगों ने वातावरण को प्रदूषित करना बंद नहीं किया तो शायद 100 या 1000 साल बाद फिर से ये हो सकता है। इस रिसर्च के बाद वो प्रोफेसर टेरी रेप्सन से मिलता है। टेरी रेप्सन दुनिया की समुद्री धाराओं पर नजर रखते हैं। उनसे मिलकर ये सारी बात डिस्कस करता है। बाद में जब जैक अपने घर पर होता है तो उसकी वाइफ लूसी का कॉल आता है और उससे पता चलता है कि उसका बेटा सैम एग्जाम में फेल हो गया है, जिस बात का यकीन जैक को बिल्कुल भी नहीं होता। बाद में लूसी जैक को बताएगी कि सैम एक कॉन्टेस्ट के लिए कल न्यूयॉर्क जा रहा है और सैम को टाइम से एयरपोर्ट छोड़ने के लिए बोलती है। दूसरे दिन जैक सैम को टाइम से एयरपोर्ट तक पहुंचा देता है। वही हवामान खराब होने की वजह से सैम और उसके दोस्तों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाद में वो सेफली न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। वही प्रोफेसर रेप्सन जैक को फोन करके बताते हैं कि तुमने रिसर्च करके जो भविष्यवाणी की थी वो सच होती जा रही है। समुद्र की धाराओं का तापमान 13 डिग्री गिर गया है और ऐसा एक जगह पर नहीं 2 और जगह पर भी दिखाई दे रहा है। ये सुनकर जैक शॉक हो जाता है और कहेगा कि ये तो 100 साल के बाद होने की आशंका थी, अभी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वही न्यूज में भी दिखाया जाता है कि लॉस एंजल्स में एक विशाल बवंडर की वजह से काफी तबाही मच गई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं। ये न्यूज देखने के बाद एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ जैक सबको कहेगा कि हमारे हवामान में बहुत से बदलाव होने वाले हैं, जिससे हालात और भी बिगड़ सकते हैं। और टॉम से कहेगा कि हमें ये सारी बातें जल्द से जल्द सरकार को बता देनी चाहिए, ताकि वो इससे निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दे। जैक की बातें सुन के टॉम उसे ज्यादा रिसर्च करके पूरी जानकारी निकालने के लिए 48 घंटे का वक्त देता है। दूसरी ओर न्यूयॉर्क में सैम अपने दोस्त ब्रायन और लोरा के साथ कॉन्टेक्ट में होता है, जहाँ उनकी मुलाकात जेडी से होती है और वो जेडी को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। वहीं हवामान में बहुत से बदलाव आने लगे हैं, हालात और भी बिगड़ते ही जा रहे हैं, जिससे जैक सैम को फोन करके वापस घर बुला लेता है। वहीं सैम भी जैक को अगले दिन ट्रेन से वापस आने का वादा करता है। दूसरी ओर जैक 48 घंटे से पहले ही अपने रिसर्च से डेटा प्राप्त करके उपराष्ट्रपति से मिलके कहेगा कि मैंने पहले अपने रिसर्च से जो 100 साल बाद होने का अनुमान लगाया था, अब वो कुछ हफ्तों में ही होने वाला है। खास करके हमें उत्तरी राज्यों को जल्द से जल्द खाली करवाना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति उनकी एक बात नहीं मानते और कहेंगे कि शायद पहले की तरह तुम्हारा इस बार भी अनुमान गलत हो। वहीं सैम और उसके दोस्त बुरी मौसम की वजह से न्यूयॉर्क में ही फंस जाते हैं, क्योंकि शहर में बाढ़ आनी शुरू हो चुकी थी, जिससे वो न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी में चले जाते हैं। वहीं से सैम अपने पिता जैक को खबर करता है कि वो ठीक है, क्योंकि जैक को मौसम में आने वाले बदलाव के बारे में पता था। इसीलिए वो सैम को एडवाइस देते हुए कहेगा कि कुछ भी हो जाए खुद को गर्म रखना और वहाँ से बाहर मत निकलना, मैं तुम्हें बहुत ही जल्द लेने आऊंगा। वहीं लाइब्रेरी में फंसे लोग जब बाहर बाकी लोगों को शहर छोड़ते हुए देखते हैं तो वो भी उनके पीछे जाने की बात करते हैं, लेकिन सैम उसे रुकने के लिए बोलता है, जिसमें कुछ लोग सैम और उसके फ्रेंड के साथ वहीं रुक जाते हैं और बाकी के लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर जैक अपने बेटे सैम को वापस लाने के लिए न्यूयॉर्क के लिए निकल रहा होता है कि उसके साथी फ्रैंक और जैक्सन भी उसके साथ जाने की जिद करते हैं। वहीं सैम लाइब्रेरी की भट्टी में पुस्तकें जला के आग लगाता है, जिससे वहाँ गर्माहट बनी रहे। तभी उसका दोस्त ब्रायन सैम से पूछेगा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैडी यहाँ पहुँच पाएंगे। दूसरी ओर जैक और उसके साथी जिस वैन में जा रहे थे वो दुर्घटना में टूट जाती है। बाद में वो तीनों ट्रैकिंग करके आगे का रास्ता काटने के बारे में सोचते हैं। थोड़ा आगे चल के फ्रैंक बर्फ से ढके हुए शॉपिंग मॉल की कांच की छत पर गिर जाता है, जिससे जैक और जेसन उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में फ्रैंक खुद ही हार मान लेता है और अपनी रस्सी काट के नीचे गिर जाता है। वहाँ लाइब्रेरी में लोरा को बहुत ही तेज बुखार है। ये बुखार उसे लगी एक चोट की वजह से आया है। अगर जल्द से जल्द उसका इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। वही लाइब्रेरी की इंचार्ज एक किताब पढ़ के उसके लिए दवाई खोजती है और सैम लाइब्रेरी के सामने एक जहाज देखकर सोचता है कि शायद उसमें दवाई मिल सकती है। वो जहाज में दवाई लेने के लिए जाता है, तभी ब्रायन और जेडी उसका साथ देने के लिए उसके साथ जाते हैं। जहाज में उन्हें दवाई तो मिल जाती है, लेकिन जब वो वापस आ रहे होते तो उनका सामना चिड़ियाघर से भागे हुए भेड़ियों से होता है, जिसमें जेडी को चोट भी लग जाती है। बाद में वो समझदारी से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं।
और लाइब्रेरी पहुँच के सही समय पे लोरा का इलाज कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर डीप फ्रीज के दौरान जेसन ठंड और हवा के कारण बेहोश होकर गिर जाता है, जिससे जैक हवामान साफ होने तक जेसन को एक रसोई घर में छिपा देता है, जिससे उसे गर्माहट मिल सके। बाद में जब जेसन को होश आता है तब वो फिर से न्यूयॉर्क की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अंत में वो न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, जहां वो रास्ते में बर्फ में डूबे हुए लोगों को देखकर शॉक हो जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। जब जैक और जेसन बैठे होते हैं तो जेसन कहेगा कि तुम्हें क्या लगता है, क्या सैम जिंदा होगा? जैक कहेगा कि मैंने अपने बेटे से वादा किया है और वो मैं निभाऊंगा। दूसरे दिन सुबह पता चलता है कि अब तूफान की गति धीमी हो चुकी है। काफी अरसे के बाद सूरज की किरणें नजर आ रही है। जैक और जेसन लाइब्रेरी तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि पूरी लाइब्रेरी बर्फ से घिर चुकी है, लेकिन जैक अभी भी हार नहीं मानता और वो सैम को ढूंढने के लिए अंदर जाता है। अंदर जाके उसे पता चलता है कि सैम और उसके दोस्त और जो भी लाइब्रेरी में रुक गए थे वो अभी भी जिंदा है और वो सब जैक को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। वहीं टॉम उपराष्ट्रपति को बताता है कि मेरी अभी जैक्सन से बात हुई कि वो लोग न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, वहाँ अभी भी कुछ लोग जिंदा है। ये खबर मिलते ही उन्हें लाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा जाता है और उन्हें सेफली वापस लाया जाता है। इसी के साथ ये फिल्म यही समाप्त हो जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करना ना भूले।